1860 की बात है, आप सबको मालूम ही होगा। पहली बार जो भारत में बजट नाम का जो ये प्रथा स्टार्ट हुई थी वो ब्रिटिशर्स के द्वारा हुई थी, और उस टाइम पे जो पर्सन थे उनका क्या नाम था, जेम्स विल्सन करके ये पर्सन थे। 1860 के टाइम पे जो कि पहली बार बजट के बारे में बात हुई थी। चलिए ठीक है, तो देखो बजट है क्या, बजट क्या है, आने वाले 2026 से लेकर 2027, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच में देश चलाने के लिए जो भी पैसा चाहिए, कहां पे लगाएंगे, कहां से पैसा आएगा, कहां पे जाएगा, इसका पूरा ब्यौरा है, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। आर्टिकल 112 हमारे संविधान के अंदर भी इसके बारे में है। तो ये पूरे जो बजट है ना, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये हमें कवर करना है। अब इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है, वो हम उसके बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो बजट एट ए ग्लैंस के बारे में बात करेंगे, जहां पे की टू द बजट डॉक्यूमेंट, ये की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि यहाँ पे बात करी गई है बजट में है क्या क्या। यानी कि जो पूरा डॉक्यूमेंट है ना, ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है बजट एट ए ग्लैंस के अंदर, ये देखो यहाँ पे की टू द बजट डॉक्यूमेंट, तो ये पहला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी को हम लोग कवर करेंगे कि क्या क्या इस पूरे बजट के अंदर क्या क्या मेंशन कर रखा है, राइट। तो सबसे पहले अगर आप एक बार बजट एट ए ग्लैंस 2026-27 की बात करोगे, यानी कि ये पहला पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने जाना कि हमें क्या क्या इसके अंदर कवर करना है। अब हम जानेंगे बजट एट ए ग्लैंस, फर्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट। इसके साथ साथ ही मैं आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते जाऊंगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस आपको जो भी ग्रांट मिला है ना, जो हमने वहां पे माइनस किया था इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर, इफेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर, तो जो आप खर्चा कर रहे हो ना लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें भाई जो आप खुद खर्चा कर रहे हो वो तो है ही, साथ में जो आपको पैसा मिला है ग्रांट 1,000 करोड़ जो भी मैंने एग्जाम्पल थे वो भी जोड़ो, वो भी तो मिला है। तो ये दोनों जोड़ के आपका इफेक्टिव बन जाता है। समझ गए। तो अगर आप देखोगे इस बार, तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लास्ट ईयर का था रिवाइज, वो 10 लाख करोड़ रुपए का था, और एक्चुअल 2024-25 का 10.5 लाख करोड़ के आसपास का था। ठीक है, ये पुराना डाटा है। चलिए इस बार के बजट की बात करें, अगर हमें जो 1 साल के लिए देश चलाना है तो उसके लिए कितना पैसा चाहिए, उसके लिए चाहिए हमें 53,000 करोड़, 53 लाख करोड़। आप ज्यादा ही मानिए, 53.47 लाख करोड़। इतना पैसा हमें 1 साल के लिए 365 डेज के लिए देश चलाने के लिए चाहिए होता है। इसमें जो आप लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा लगाओगे हो ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे लॉन्ग टर्म के लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज पैसा लगाओगे तभी तो आपके 10-20 साल 50 साल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना, सब चीजों में लगाना जरूरी है। तो 53.47 लाख करोड़ में से सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर 12,21,000 करोड़ रुपए लगाने वाली है। और अगर आप ग्रांट व्रांट मिला तो 5,000 करोड़ रुपए के ग्रांट होंगे, ये मिला के आपका 17 लाख करोड़ है जो कि हो जाता है। समझ गए। ठीक है, 25 लाख करोड़ है जो कि एक तरीके से राज्यों को जाएगा, या राज्यों की सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत जाएगा, और ये पिछले साल से थोड़ा इंक्रीमेंट इसमें देखने को मिला है। तो ये पूरा का पूरा बजट एट ए ग्लैंस है जो कि आपको ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है समझिए। रेवेन्यू रिसीट इंपॉर्टेंट है, कितना पैसा का इस बार जो बजट का जो अनुमान है ना वो कितना है, हम लोग 35 लाख करोड़ है जो कि कमाने वाले हैं, ये आपका रेवेन्यू आने वाला है। समझ गए, ये रेगुलर इनकम है, इनकम टैक्स सारा जितना भी है ना रेगुलर इनकम। कैपिटल रिसीट है 18.14 लाख करोड़, जो आपको कैपिटल रिसीट यानी कि जो पैसा बेच के, एसेट्स को बेच के, बाकी सब चीजों को बोरोइंग करके वहां से लेना पड़ रहा है, उधार लेना पड़ रहा है एक तरीके से। टोटल रिसीट आपको पैसा चाहिए कितना, 53.47 लाख करोड़, ये पैसा चाहिए। हमने कमाया तो ये, और हम जुगाड़ कर रहे हैं ये वाले पैसे का। समझ गए, ये हमारा टोटल खर्चा है 1 साल के लिए। ऑलराइट, चलिए पैसा आता कहां पर है, पैसा जाता कहां पर है। अगर मैं पूछूं कि पैसा हमारे पास ये जो 53.47 लाख करोड़ है ये आएगा कहां से, तो 24% जो पैसा आएगा इसका वो आएगा बोरोइंग और लाइबिलिटीज के माध्यम से, सबसे ज्यादा चंक यहीं से ही है। उसके बाद है आपका कौन सा टैक्स, इनकम टैक्स। इंटरेस्टिंग बात है, इनकम टैक्स से बहुत पैसा है जो कि सरकार ने कमाया। अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स के ब्रैकेट में आने चाहिए, और इनकम टैक्स जो लोग पे कर रहे हैं उनको सरकार को एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देना चाहिए।
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हैं जो कि मोटिवेट हो सके। इनकम टैक्स थोड़ा कम कर देंगे तो ज्यादा लोग और पार्टिसिपेट करेंगे, तो मुझे लगता है कि और देश की ग्रोथ हो सकती है। आप समझिए कि मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि देश में 9.2 करोड़ लोग हैं जो कि अपनी आईटीआर भरते हैं। समझिए आप कितने कम लोग हैं 140 करोड़ में से। उसमें से भी सिर्फ मात्र 1 से 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि टैक्स पेबल बनते हैं, यानी कि जेन्युइनली टैक्स देते हैं, बाकी सब तो ये मना कर देते हैं कि मेरा बन ही नहीं रहा है। समझ गए, कोई दूसरी इनकम दिखाएगा, कोई क्या इनकम दिखाएगा, कोई क्या दिखाएगा। इतने से लोगों ने मिलकर हमारे यहाँ पे आप देखिए टोटल बजट का 53 लाख करोड़ के अंदर में से 21% जो है वो इनकम टैक्स है। सोचिए अगर हमारे 10-20 करोड़ लोग टैक्स देने लग जाएं, सरकार टैक्स कम कर दे और ज्यादा लोग अगर देने लग जाएं, तो कितना पैसा हम लोग कमा सकते हैं, कितना देश आगे जा सकता है। उसके बाद में आएगा आपका जीएसटी से 15%। तो सबसे पहले बोरोइंग, उसके बाद इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, फिर जीएसटी, बीआईसीजी। ओके, तो मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो यहीं से ही है, ये 18 और जीएसटी आपका 15%। कितना हो गया, समवेयर 60-70% तो यहीं से आता है। उसके बाद फिर कस्टम है 4%, एक्साइज है 6%, है ना, बाकी सब आपके एनटीपीसी ओएनजीसी सरकारी कंपनियां दे रही है। ये आपका पैसा यहाँ पे आ रहा है। अब ये पैसा जाएगा कहाँ पे, कहाँ कहाँ पे ये 53 लाख करोड़ है जो कि जाएगा। अब आपने 24% अगर आपने पैसा उधार लिया है, लाइबिलिटी से लिया है, तो उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो 20% तो हमारा इंटरेस्ट में चले जाएगा। यहां पे अगर आप देखोगे तो कहां हो गया, कहां चला गया, हाँ ये देखिए 20% इंटरेस्ट के ऊपर। सबसे ज्यादा पैसा जाता है स्टेट के शेयर के अंदर। 53 लाख करोड़ रुपए जो चाहिए उसमें से 22% तो जाएगा स्टेट के शेयर के अंदर। समझ गए, तो ये स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस 22% स्टेट हो गया। फिर आपका इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद में डिफेंस में 11, सेंट्रल की स्कीम 17% और फिर डिफेंस में 11%। ओके, सब्सिडीज में जाएगा, पेंशन में जाएगा 2%, फाइनेंस कमीशन और अदर में 7%, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8%। तो जो मेजर शेयर है ना वो आपके जाएगा एक तो स्टेट के अंदर इंटरेस्ट में, साथ में सेंट्रल की स्पॉन्सर्ड स्कीम और डिफेंस, SICD, BICG, BICG से तो आएगा और SICD से ये पैसा जाएगा। ये मेजर पैसा यहाँ पे जाने वाला है, दे रखा है। ठीक है, चलिए तो एक और इंटरेस्टिंग है जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है जो कि आप लायबल होते हो, डायरेक्टली पे करते हो, इनकम टैक्स टाइप के है ना। इनडायरेक्ट यानी कि जो हर देश का आदमी पे करता है, जब कोई भी पिन से लेकर प्लेन तक कुछ भी खरीदेगा तो इनडायरेक्ट टैक्स देगा ही देगा। इनडायरेक्ट टैक्स का शेयर हमारे कम हो रहा है और डायरेक्ट टैक्स का बढ़ रहा है। ये अच्छी बात है, बुरी बात है? डेफिनेटली अच्छी बात है। जनता के ऊपर भार इनकम टैक्स का कम पड़ना चाहिए, और सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स का कम पड़ना चाहिए, और जो इनकम टैक्स है उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ज्यादा लोग हैं जो कि ब्रैकेट में आ रहे हैं, इसमें ज्यादा लोगों को लेके आने की कोशिश होनी चाहिए, रेदर देन कि कम लोगों से ज्यादा पैसा लेने की, वो मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए। तो वैसे खैर अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन जो है ना वो 6.9% है टोटल में डायरेक्ट टैक्स, जो कि इनकम टैक्स हो गया एक तरीके से। इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना वो 4.3 है। तो ये नंबर भी ध्यान रखिएगा। पहले देखिए इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो बढ़ता जा रहा है और इनडायरेक्ट जो है वो कम हो गया है। कोविड के बाद इनडायरेक्ट जो है वो 5% के आसपास था, अभी जो कि इनडायरेक्ट अभी 4.3 हो गया है। मैक्सिमम सामान आपको मालूम ही है अभी 18% के अंडर में ही है जो कि देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेंडिचर को लेकर। तो ये ऊपर के 3 हो चुके हैं, अब आते हैं अपन एक्सपेंडिचर के ऊपर। जब हम लोग एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, खर्चा करेंगे कहां पे, तो करने के लिए तो बहुत जगह है। मैंने अभी आपको बताया पैसा जाएगा कहां कहां पे। समझ गए, 20% पैसा जाएगा आपका इंटरेस्ट में, 22% जाएगा आपका स्टेट के पास में, उसके बाद सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में जाएगा कितना, 12-15% कितना था वो सेंट्रल की स्पॉन्सर्ड स्कीम में, और उसके बाद में आपके 11% डिफेंस के अंदर, फिर पेंशन भी है, 6% सब्सिडी भी है उन सब के अंदर। तो यहाँ पर वही पूरा डाटा है जो कि दिया गया है कहाँ कहाँ पे पैसा जाएगा। अब आगे बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, टू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेटिव। तो कितना पैसा किसको ट्रांसफर किया जा रहा है, ये भी आपके एग्जाम के लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली बता रहा हूँ। यहाँ पे आप पूरा डाटा दे रखा है, लेकिन आपको एग्जाम के लिए कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो मैक्सिमम जो ज्यादा पैसा दिया गया है वो दिया गया नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए। साइंटिफिक डिपार्टमेंट में भी अच्छी बात है, 50% का बजट बढ़ाया है। अर्बन डेवलपमेंट में 50% का बढ़ाया है। मेजर जो कट लगे वो लगे फाइनेंस में, टैक्स में और पेट्रोलियम में, विच इज ओके। तीनों ही कुछ खास ऐसा नहीं है जिससे तो कोई आम जनता को कोई बेनिफिट मिले, तो ऊपर वाले ठीक है।
ओवरऑल जो है वो 7.7% की ग्रोथ है। ये आपके प्रीलिम्स या आपके जो एग्जाम है उसके लिए बहुत जरूरी है, जो भी इंडिया के एग्जाम है 7.7% की बढ़ोतरी है। ऑलराइट, इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो 10% के आसपास है, जो कि बढ़ा है। तो ये हमारे लिए थोड़ा स्ट्रेस का इंडिकेटर है, 10% ज्यादा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, ये पूरा थोड़ा सा एडजस्ट किया गया है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रॉस टैक्स का रेवेन्यू 44 लाख करोड़ है, जो कि टैक्स से पैसा आ रहा है। कौन कौन से टैक्स है? जीएसटी 10 लाख करोड़, यूनियन एक्साइज, इनकम टैक्स से 14 लाख करोड़, कॉर्पोरेशन से 12 लाख करोड़, स्टेट शेयर 15 लाख करोड़। तो ये पैसा कहाँ पे आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है। उसी प्रकार से नेट टैक्स की रिसीट। ओके, तो इस तरीके से ये पैसा, टोटल बजट जो है ना वो किस किस कहाँ कहाँ पे डिवाइडेड है वो यहाँ पे बताया गया है। ये पैसा आने की बात हो रही है, जाने की बात यहाँ पे हो रही है। स्कीम के एक्सपेंडिचर है 23 लाख करोड़ के, और जो ट्रांसफर होंगे पैसे स्टेट्स और बाकी जगह पे वो 30 लाख करोड़ के आसपास है। इस तरीके से ये डिवीजन है जो कि किया गया है। ऑलराइट,